अब से 38 साल पहले सन 1983 में भारत को वर्ल्ड कप में जीत मिली थी। और सन 1983 का वर्ल्ड कप सबको याद है, जो जब थे उन्हें भी और जो पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी, क्योंकि भारत को आजादी के बाद खेल के मैदान में सर ऊंचा करने की वजह जो मिली थी इसी वर्ल्ड कप के कारण मिली थी, जिसके कारण भारत भी अपना सर ऊंचा करके चलने लगा था। जो 38 साल पहले हो चुका है, ना जाने उसके बारे में कितने हजारों शब्द लिखे जा चुके हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने उन्हीं शब्दों को इस फिल्म में समेटने की कोशिश की। 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता ये तो सबको पता है, लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप हमने कैसे जीता, तो ये मूवी उसी के बारे में बताती है। तो वेलकम गाइस, मैं हूँ चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 83 मूवी को। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम जान लेते हैं कि 1983 का वर्ल्ड कप कैसे जीता गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसी फ्रेश एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो गाइस सीधा चलते हैं फिर अपनी स्टोरी की तरफ। हम मूवी की स्टार्टिंग में BCCI का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर भारत को इन्विटेशन आया है वर्ल्ड कप के लिए। और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ के लोगों को नहीं लगता कि इस बार भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। और इंडिया का ज्यादातर हर मैच में बहुत कम स्कोर रहा है, तो इसलिए सभी लोगों को लगता है कि इंडिया टीम जो है वो एक लूजर टीम है। और आगे हम देखते हैं कि अब पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार थी और वो लोग एयरपोर्ट ही पहुंच चुके थे, और जहाँ पर पासपोर्ट के द्वारा पूरी टीम का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी तरह से बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है सुनील गावस्कर, जो कि इंडिया टीम के लिए एक बल्लेबाज है। और दूसरे नंबर पे आते हैं श्रीकांत, वो भी एक ओपनर बल्लेबाज हैं। और अब आते हैं यशपाल शर्मा, ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर स्थान पाया। और अब आते हैं मोहिंदर अमरनाथ, एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1983। और आगे नाम आता है संदीप पाटिल और फिर नाम आता है रोजर बिनी, जो एक ऑलराउंडर थे और इन्होंने अपनी बॉलिंग से सबको इम्प्रेस किया था। दरअसल 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। और फिर नाम आता है कीर्ति आजाद का, इन्होंने भी वर्ल्ड कप में बहुत सहयोग किया। आगे नाम आता है मदन लाल का, इन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की थी और खूब विकेट लिए। और आगे नाम आता है बलविंदर सिंह सिंधु का, भले ही ये एक अच्छे बॉलर थे बट इन्होंने वर्ल्ड कप में एक बहुत अच्छी पारी खेली। और फिर नाम आता है दिलीप वेंगेसकर का, ये भी एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। और आगे नाम आता है रवि शास्त्री का, जो कि 1983 के वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर थे। फिर अगला नाम आता है अपने कपिल पाजी का, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इनके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। ये एक धाकड़ ऑलराउंडर के साथ साथ टीम के कप्तान भी। और फिर अगला नाम आता है PR मान सिंह का, ये एक खिलाड़ी नहीं थे, ये तो इंडियन टीम के मैनेजर थे। तो गाइज मैं जानता हूँ कि इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, बट यार ये हमारी इंडियन टीम के हीरो थे, इनके बारे में जान लेना तो जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि इंडियन टीम के सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वो सब लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है वेस्ट इंडीज टीम की। उनके आने से एयरपोर्ट पे एक अलग माहौल छा गया था। जब इंडियन टीम पहुंची थी तो वहां पर एक भी रिपोर्टर नहीं था, लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर सैकड़ों रिपोर्टर आ गए। दरअसल वेस्ट इंडीज टीम उस वक्त एक ऐसी टीम थी जो बहुत कम मैच हारा करती थी। वहाँ पर तभी तुरंत वेस्ट इंडीज टीम के लिए बस आ जाती है, लेकिन हमारी इंडियन टीम अब भी बस का इंतजार कर रही होती है। और फिर काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद वहाँ पर बस आती है और फिर वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कपिल देव से। कपिल देव उन्हें बताते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले हमें 4 टेस्ट मैच खेलने होंगे, वो चारों मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। फिर अगली सुबह हम उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आगे हम मान सिंह को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड कप के अधिकारियों से मिलने के लिए एक ऑफिस में गया हुआ था। और वो लोग वहाँ पर इंडियन टीम और मान सिंह की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, जिसके कारण मान सिंह बहुत दुखी हो जाता है। और फिर मान सिंह कपिल पाजी के पास आता है और बोलता है कि 35 साल पहले हम आजादी बेशक पा चुके हैं, अभी तक हम इज्जत नहीं कमा पाए हैं, इसलिए हमें इज्जत को लेने के लिए इस वर्ल्ड कप को जीतना होगा। और अब टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर सबसे पहले इंडियन टीम की पारी थी, लेकिन वहां पर इंडियन टीम ज्यादा देर तक रुक ही नहीं पा रही थी। हर बैट्समैन जल्दी से जल्दी आउट हो रहा था। थोड़ी देर बाद कपिल पाजी भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और वो भी आउट हो जाते हैं। अब इंडियन टीम का स्कोर बहुत नीचे था। कपिल पाजी आउट होकर वापस आ रहे थे तो वहाँ पर ही कुछ इंडियन के लोग होते हैं और वो कपिल पाजी से बोलते हैं कि एक मैच तो जीत जाओ, और कहता है कि तुम लोग हारते हो लेकिन बेइज्जती हमारी होती है। और एक छोटा सा बच्चा कपिल पाजी के पास आता है और बोलता है कि वह आपका बहुत बड़ा फैन है और वह भी एक फास्टर बॉलर है। और फिर आगे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहां पर बहुत से रिपोर्टर कपिल पाजी से बहुत से सवाल पूछते हैं। कपिल पाजी बोलते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, तो वहां पर कुछ रिपोर्टर बोलते हैं कि तुम एक मैच तो जीत नहीं पाते, तुम वर्ल्ड कप क्या खाक जीतोगे। अगली सीन में हम अपनी टीम के खिलाड़ियों को देखते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज टीम को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। और वेस्ट इंडीज टीम के बॉलर जो थे वो बहुत दमदार बॉलिंग करते थे और वो लोग ऐसे थे कि वो किसी का हाथ पैर भी तोड़ सकते थे। आगे हम
एक बस को देखते हैं जहाँ पर हमारी पूरी टीम बकिंगम पैलेस जा रही है। यहाँ पर मान सिंह उन्हें बता रहे होते हैं कि क्वीन से हाथ कैसे मिलाते हैं और फिर यशपाल श्रीकांत से कहता है कि जब तुम क्वीन से हाथ मिलाओ तो उसकी तरफ आंख मत मारने दा। दरअसल एक प्रॉब्लम थी यशपाल को, वह अपनी आंखों को बहुत जल्दी झपकता था। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग क्वीन से हाथ मिला रहे होते हैं, लेकिन जब श्रीकांत की बारी आती है तो वह सचमुच अपनी आंखों को झपका लेता है और जिससे क्वीन को लगता है कि वह उसकी तरफ आंख मार रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो जो टीम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी टीमों की एक पिक्चर ली जा रही है। और अब टूर्नामेंट के मैच जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे और हमारा पहला मैच जो था वो वेस्ट इंडीज के साथ। अब टॉस हो चुका है और सबसे पहले हमारी पारी है और अब कपिल पाजी पूरी टीम को हौसला दे रहे होते हैं और मैच स्टार्ट हो चुका था। और फिर सबसे पहले श्रीकांत बैटिंग करता है। वेस्ट इंडीज के बॉलर जो थे वो बहुत ही दमदार थे और श्रीकांत को शुरू में 3-4 बॉल तो दिखती ही नहीं है, उसे लगता है कि उसके सामने से कोई रॉकेट निकल रहा है। फिर सुनील गावस्कर और श्रीकांत दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों कुछ रन भी बनाते हैं, लेकिन 21 रन पर सुनील गावस्कर का विकेट गिर जाता है और फिर यशपाल पारी को संभालता है और फिर 125 रन पर 4 विकेट गिर जाते हैं। और हमारी टीम के सभी लोग अच्छा खेल रहे थे तो इसलिए हमारा स्कोर बन चुका था 200। लेकिन वेस्ट इंडीज टीम के लिए ये स्कोर तो कुछ भी नहीं था और फिर वेस्ट इंडीज टीम की बारी आती है और वे मैच की स्टार्टिंग से ही इंडियन टीम पर दबाव बनाने लगते हैं और शुरू से ही छक्के चौके मारने लगते हैं, लेकिन उनका 49 पर एक विकेट गिर जाता है। फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं बिबिन रिचर्ड्स जो कि वेस्ट इंडीज टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था। लेकिन कुछ देर बाद टीम इंडिया उनका भी विकेट ले लेती है। वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम के सबसे अच्छे प्लेयर का विकेट ले लिया और अब वेस्ट इंडीज टीम का जीतना इम्पॉसिबल था, इसलिए इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया था और इस मैच को अपने नाम कर लिया था। और फिर इंडियन टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो सभी लोग जश्न बना रहे थे, बहुत खुश। लेकिन दूसरी तरफ अखबार में खबर आती है लकी विन फॉर इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया की टीम बाई चांस जीती है, जिसको सुनकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच स्टार्ट होता है और इस बार इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी और फिर जिम्बाब्वे के प्लेयर बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे बॉलरों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और जिम्बाब्वे के सभी खिलाड़ियों को हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से आउट कर दिया था और पूरी टीम को 155 रन पर ऑल आउट कर दिया था। और फिर हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए जो आते हैं वो होते हैं श्रीकांत और सुनील गावस्कर, लेकिन उनके विकेट जल्दी गिर जाते हैं। बट फिर भी हमने इस मैच को बहुत अच्छी तरह से जीत लिया था और फिर इसका जश्न मनाया जाता है और मदन लाल को इस मैच का वन ऑफ द मैन माना गया था। फिर वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो कपिल देव से कहता है कि आपने 2 मैच जीत लिए हैं और फिर अगला मैच भी हम आपका देखने के लिए जरूर आएंगे और उसके हाथ में इंडिया का फ्लैग होता है। फिर अगला मैच जो था वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था और ऑस्ट्रेलिया जो थी वो एक अच्छी टीम थी और वो शुरू में बैटिंग करते हैं और उन्होंने अपना 320 स्कोर बनाया था। 320 रन बनाने इंडिया के लिए बहुत ही कठिन थे और फिर इंडियन टीम की बैटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इंडिया की टीम के जो प्लेयर थे वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे और उनके विकेट जल्दी से जल्दी गिर रहे थे और कोई भी प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था और हमारे कपिल पाजी भी जो होते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं और 162 रन पर पूरी ऑल इंडिया टीम आउट हो जाती है। और आगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था और हम वेस्ट इंडीज को एक हार दे चुके थे, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया से भी एक हार लेकर आए हुए थे और फिर मैच स्टार्ट होता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग जो थी इस बार तकड़ी थी और उन्हें जल्दी ही एक विकेट मिल जाता है। फिर इसके बाद बिबिन रिचर्ड्स आते हैं और इस बार तो उन्होंने चमत्कार कर दिया था। 282 रन पर 9 विकेट हो जाते हैं और इंडिया को इतने रन बनाने बहुत कठिन थे। और फिर इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो बॉलर होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे बॉलर थे और उन्हें उनकी बॉल दिख भी नहीं रही और फिर इंडिया के 21 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं। हालांकि हमें लग रहा था कि हम इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन 66 रन से इस मैच को हार जाते हैं, जिसके बाद पूरी टीम बहुत ही दुखी थी। और जब इंडियन टीम बस में बैठकर होटल जा रही थी तो उन्हें सड़क पर हर देश का फ्लैग दिख रहा था, लेकिन इंडिया का फ्लैग नहीं दिख रहा था। कोई भी इंडिया का फ्लैग नहीं फहरा रहा था। फिर वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो आता है और इंडिया के फ्लैग को ऊपर कर देता है और जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और आगे एंट्री होती है रोमी देव की, जो कि कपिल देव की वाइफ है और रोमी एयरपोर्ट पर आती है। यहाँ पर कपिल पाजी उनका 3 घंटे से इंतजार कर रहे होते हैं और कपिल पाजी रोमी को बताते हैं कि उनका अगला मैच जो है वो डू और डाई मैच है, अगर वो इस मैच को नहीं जीते तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और आगे वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच जिम्बाब्वे से था। अगर इंडिया इस मैच को हार जाती है तो वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन जिम्बाब्वे टीम भी जो थी वो भी एक बहुत अच्छी टीम और फिर हमारी टीम जो होती है वो टॉस जीत जाती है और वो लोग बैटिंग करते हैं, लेकिन हमारी टीम के प्लेयर जो होते हैं वो एक अच्छा मैच नहीं खेल पा रहे थे और सभी के सभी जल्दी से जल्दी आउट हो रहे थे। और हमारा कैप्टन जो होता है वो इतने सावर ले रहा होता है और उसे पता चलता है कि आधे से ज्यादा टीम निपट चुकी है और अब सारी जिम्मेदारी कैप्टन के
पर पहुंच चुकी थी और उसे ही अब टीम को जिताना था। और फिर मान सिंह कपिल पाजी को बताता है कि 9 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं, जिसको सुनकर कपिल पाजी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद कपिल पाजी मैच खेलने के लिए जाते हैं और फिर वह बहुत अच्छा मैच खेलते हैं और फिर वो मैच को संभाल लेते हैं और वो हर बॉल पर चौका छक्का मार रहे थे। और फिर कपिल देव 138 गेंदों में 175 रन बनाते हैं और इसमें उन्होंने 16 चौके और 6 छक्के जड़े और फिर इंडिया ने जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और फिर हमारा अगला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अगर हम इस मैच को जीत लेते हैं तो हमारा सेमीफाइनल की टिकट बिल्कुल पक्की थी। और फिर इंडियन टीम बॉलिंग करती है और हमने 129 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। और जिसके बाद हमने एक बहुत अच्छी पारी खेलकर इस मैच को अपने नाम कर लिया था और जिसके बाद हमारी सेमीफाइनल की टिकट एकदम पक्की हो चुकी थी। और अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मैच स्टार्ट होते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जिसे उसके ही अड्डे पर उसे हराना एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर इंग्लैंड बैटिंग करती है लेकिन उनके 50 रन हो चुके थे पर उनका कोई भी विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा और धीरे धीरे हालात सुधरते हैं। जिसके बाद हमारी टीम की बॉलिंग अच्छी होने लगती है और उनकी बैटिंग खराब और जिसके बाद 107 रन पर हमने उनके 3 विकेट उड़ा दिए थे। और फिर हमारी टीम ने 213 रन पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। और ये स्कोर भी एक बहुत बड़ा स्कोर था और हमें इसे जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आगे कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, इंग्लैंड टीम थी। और फिर हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है और फिर सुनील गावस्कर और श्रीकांत बैटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं और हमारे 46 रन हो चुके थे और अभी तक हमारा एक भी विकेट नहीं गिरा था। और आगे चलकर हमारा स्कोर जो था वो 142 हो गया था और हमारे 3 विकेट गिर चुके थे। और फिर हमारी टीम जो होती है वो बहुत मेहनत करती है लेकिन हमारी टीम एंड में आकर जीत ही जाती है और इसके बाद उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और अब पूरा देश जो था वो झूम चुका था और अब इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। और अब आगे जो इंडिया का मैच था वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का था और जहां पर इंडिया की टक्कर होने वाली थी वेस्ट इंडीज से, जिनकी बॉलिंग जो है वो रॉकेट की तरह है। और वेस्ट इंडीज टीम में विभिन्न चर्च जो हैं वो तो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। और फिर टॉस होता है और इस बार इंडिया जो होती है वो बैटिंग पर होती है। इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए जो उतरते हैं सुनील गावस्कर और श्रीकांत उतरते हैं। दोनों ही अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन 92 पर 4 विकेट गिर जाते हैं। और जिसके बाद हमारे कपिल पाजी बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और फिर बहुत चौके छक्के मारते हैं और फिर हमें कपिल पाजी के बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाई देते हैं लेकिन उनका विकेट भी जल्द ही गिर जाता है। 110 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और थोड़ी देर बाद यही स्कोर हो जाता है 153 पर 8, जिस पर लग रहा था कि हमारी टीम इस बार हारने वाली है और हमारी टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी। और फिर बैटिंग करने के लिए जो उतरते हैं वो होते हैं बलविंदर सिंह सिंधु और उनकी मंगेतर जो थी उन्होंने उनसे शादी करने के लिए मना कर दी थी और जिसके बाद वह बहुत दुखी थे। फिर बलविंदर सिंह सिंधु एक बहुत अच्छी पारी खेलते हैं जिसके बाद हमारा स्कोर 183 हो चुका था। वर्ल्ड कप में ये स्कोर हमारे लिए एक सम्मानजनक स्कोर था लेकिन ये स्कोर जो था वेस्ट इंडीज टीम के लिए कुछ भी नहीं था। अकेला विपिन चर्च ही इतना रन बना देता तो सभी लोगों का मुंह जो था उतरा हुआ था। और फिर कपिल देव कहते हैं कि हमें अपना एक एक रन बचाना है और हमें अपनी फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी से अच्छी करनी होगी। फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आती है और फिर हमारी बॉलिंग स्टार्ट होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे बॉलरों की जो है वो धज्जियां उड़ रही हैं और वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो हैं वो हर बॉल पर चौका छक्का मार रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें रोमियो दिखाई जाती है जहां पर वेस्ट इंडीज एक लेडी होती है जो रोमियो से कुछ कह देती है जिस पर रोमियो रोने लगती है। रोमियो को उस लेडी की बात का बुरा नहीं लगता है, उसे इस बात का बुरा लगता है कि हमारी टीम हार रही है। और वेस्ट इंडीज का स्कोर जो था वो 57 पर 2 हो चुका था और अब बैटिंग करने के लिए आते हैं विपिन चर्च और वो लोग जानते थे अगर उन्होंने विपिन चर्च का विकेट ले लिया तो वेस्ट इंडीज की हार पक्की है और उनकी जीत भी पक्की है। और फिर मदन लाल बॉलिंग करते हैं और फिर एक खराब शॉट को जो है वो विपिन चर्च छेड़ देते हैं और जिसके कारण एक कैच उठता है और कपिल देव उस कैच को ले लेते हैं और वहीं पर विपिन चर्च आउट हो जाते हैं। और अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्होंने विपिन चर्च का विकेट ले लिया था और अब वेस्ट इंडीज टीम को हारने से कोई नहीं बचा सकता था। और अब वेस्ट इंडीज टीम का बहुत बुरा हाल था और उन्हें लग रहा था कि अब वो हारने वाले हैं और उनके 100 रन पर 6 विकेट हो चुके थे और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वेस्ट इंडीज टीम हारने वाली है और ऐसा ही होता है और फिर वेस्ट इंडीज टीम जो होती है वो हार जाती है। और जिस टीम को सभी लोग अंडरडॉग टीम बोलते थे और आज उसी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया था और अब इंडिया जो थी वो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, सभी लोग बहुत खुश थे। और फिर वो सभी लोग इंडिया आते हैं और इंडिया में बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है और फिर वो लोग इंदिरा गांधी से भी मिलने के लिए जाते हैं और इंदिरा गांधी उनसे मिलती है। तो गाइज ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आगे भी ऐसी फ्रेश एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।